भागा। सुबह के 4 बज रहे थे। पहाड़ के नीचे पूरा शहर अंधेरे और धुंध की दोहरी चादर लपेटे सो रहा था। पर जिस शक्ति को विधान ने अभी अपने अंदर जागृत किया था, या यूं कहें अंतरिक्ष की महाशक्तियों से उसकी दुर्दशा देखी नहीं गई और विधान में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। विधान जल्द से जल्द सड़क पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उस चक्कर में विधान ने एक छलांग लगाई और वो दूर एक पत्थर पर लैंड हुआ। फिर से विधान ने एक और छलांग लगाई और इस बार लैंड करने के बाद विधान ने पीछे मुड़कर देखा। ये क्या? इतनी लंबी दूरी तय करने में शायद उसे काफी देर लग जाती, लेकिन फिर विधान समझ गया ये हो न हो उन अंतरिक्ष की महाशक्तियों का करिश्मा है जिसने उसकी सुनने की शक्ति भी वापस लौटा दी। अब विधान सोच में पड़ गया। ऐसा करते हुए अगर उसे किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग? नहीं, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर अगर भगवान किसी को कोई शक्ति देता है तो उसे गुप्त ही रहना चाहिए। यही सोचकर विधान अपनी हुडी अपने सर के ऊपर ले लेता है और सड़क की ओर देखकर कहता है, Here I come। और फिर एक लंबी छलांग लगाता है। हवा में उड़ता विधान सीधा सड़क पर लैंड करता है। वहीं दूसरी ओर विधि अपने घर के ड्राइंग रूम में सारी लाइट जलाकर बैठी संध्या का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से सुषमा अपनी नाइटी पहने निकलती है। अरे विधि, ये कहकर वो विधि के पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ? ऐसे सुबह के 4 बजे तुम यूं क्यों जाग रही हो? सुषमा ने गुस्से में होने के बावजूद विधि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। विधि सुषमा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, सीरियसली मॉम, प्लीज एक्टिंग करना बंद करो। ये क्या तरीका है बात करने का विधि? तुम परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है? विधान अभी तक वापस नहीं आया। विधि की ये बात सुनकर सुषमा को गुस्सा आ गया और इरिटेट होकर बोली, उस गधे का नाम मत लो मेरे सामने। अच्छा खासा डैनी पैसे दे रहा था। अगर वो गधा नहीं बोलता ना तो आज तुम्हारी कंपनी बच गई होती। भगवान करे मेरी बद्दुआ लगे उसे और वो मर जाए। यूं सुषमा के मुंह से विधान के लिए बद्दुआ सुन विधि को बुरा लगा, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो जानती थी सुषमा से कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। फिर सुषमा विधि को चालाकी से पूछती है, विधि बेटा, क्या डैनी ने दोबारा कॉल किया? माँ, बकवास बातें करना बंद करो। बार बार डैनी की सिफारिश करना बंद करो। डैनी ना मुझसे प्यार करता है और ना ही वो मेरी मदद करना चाहता है। वो बस हमारी सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझे हासिल करना चाहता है, ताकि जो वो तब ना कर सका जब वो मेरा बॉयफ्रेंड था। चीट करता था मुझे। क्या कहा? उसने तुम्हें रिलेशन के दौरान चीट किया था? लेकिन क्यों? हैरान होकर सुषमा ने पूछा। क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना, मैं चाहकर भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाती। और डैनी मुझे सिर्फ हवस की नजरों से देखता है। सुषमा अचानक बहुत इंटरेस्टेड हो गई और उसने चालाकी से पूछा, तो फिर विधान के साथ तुम्हारा? विधि ने धीरे से कहा, नहीं मां, मैंने आज तक विधान की तरह कोई लड़का नहीं देखा। उसने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। हम पिछले 1 साल से एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन उसने आज तक अपनी हद क्रॉस नहीं की। ये सुनकर सुषमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो जाती है। तभी विधि उसको देखकर कहती है, क्या सोचने लगी? लेकिन सुषमा झूठ बोलते हुए कहती है, मैं तो बस पैसों के बारे में सोच रही थी। विधि सुषमा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कल सुबह ही बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाती हूँ और उनसे इस सिचुएशन से निकलने का सॉल्यूशन पूछूंगी। शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। अभी आप सो जाओ, मैं संध्या का वेट कर रही हूँ, वो मुझसे मिलने आ रही है। सुषमा तुरंत वहां से निकल जाती है और डैनी को मैसेज करती है, गुड न्यूज, कॉल मी, और अपने बेड पर लेटे मुस्कुराने लगती है। इधर लैम्बोर्गिनी की ड्राइवर सीट पर बैठी संध्या मदद की गुहार लगा रही थी। गाड़ी की हालत देख
तीन नकाबपोश आदमियों में से एक जो उनका लीडर लग रहा था कहता है, अरे अगर गाड़ी के अंदर बैठा शख्स मर गया तो पूरे फंसेंगे हम, क्या करें, भाग निकले। दूसरा नकाबपोश कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़े सारे गणित का इस्तेमाल करके योजना बनाई थी। अंदर बैठा शख्स या तो घायल हो सकता है पर हाँ मरेगा नहीं। और लैम्बोर्गिनी में इतनी सेफ्टी मेजर होते हैं कि गाड़ी भले ही चकनाचूर हो जाए, अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अरे चलो चलो चेक करते हैं। तीनों आदमी तुरंत ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़े और कार की खिड़की से अंदर झांकने लगे। अरे अरे बाबा रे, ये तो लड़की निकली। अच्छा है, फीमेल ड्राइवर, ऊपर से अमीर। अरे और क्या चाहिए बॉस, आज तो ऊपर वाले ने सुन ली। ड्राइवर सीट पर एक खूबसूरत लड़की जो लगभग 23 साल की लग रही थी, उसे देखकर उनकी नीयत डोल उठी। वाह मैडम, क्या अच्छी किस्मत पाई है, एक तो लैम्बोर्गिनी, ऊपर से हाईवे में एक्सीडेंट होता है और एक खरोंच तक नहीं आती। उन तीनों को देख संध्या अपना मोबाइल उठाने लगती है। उसका एक हाथ डिसलोकेट हो गया था और पैर कार सीट के नीचे फंसा हुआ था। वो अपना फोन दूसरे हाथ से निकाल ही रही थी कि चोरों ने कार का दरवाजा खोल दिया, संध्या का मोबाइल छीन लिया। भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी कार ने एकदम से बैलेंस खो दिया, अब कार भी चलने लायक नहीं है, प्लीज क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। वो तीनों गंदी नजरों से संध्या को देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई शिकार पकड़ लिया हो। तभी एक्सीडेंट से घबराई हुई संध्या ने उन तीनों को ध्यान से देखा और वो अब समझ गई कि वो अच्छे लोग नहीं है। मरती क्या ना करती, अब वो फंस गई थी। उसने नाउम्मीदी में एक कोशिश की, भैया आप चाहे जितने पैसे चाहो मैं दे दूंगी, बस मेरी मदद कीजिए। लालच का दाव फेंकते हुए संध्या ने कहा, मदद चाहिए वो भी हमसे अरे अरे ये तो ऐसी बात हो रही है जैसे जहर से कोई जिंदगी मांगे। तुम्हारी हालत के जिम्मेवार हम ही हैं और तुम हम ही से मदद मांग रही हो। तभी दूसरा नकाबपोश बोल उठा, अरे बेवकूफी की बातें करना बंद करो, अरे इसे बेहोश करो, सारा माल जल्दी से उठाओ और निकलो यहाँ से। संध्या बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी और सोचने लगी कि सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। उसने खुद को एडजस्ट किया और एक स्माइल के साथ बोली, देखिए आप जो चाहते हैं मैं वो दे दूंगी, पैसा दौलत कोई भी महंगी चीज, बस प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। संध्या एक समझदार लड़की थी, वो जानती थी कि ऐसे वक्त में खुद की जान बचाना सबसे जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे जा रहे हैं। चलो ठीक है, तुम हमें 10 लाख दे दो अभी के भी और हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ मैं दे दूंगी 10 लाख, लेकिन मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है, गूगल पे या फोन पे चलेगा। संध्या शांति से बोली, क्या हमारे माथे पे तुम्हें बेवकूफ लिखा नजर आ रहा है? अरे हमें पता है, जैसे ही हमने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए अपना फोन या अकाउंट नंबर तुम्हें दिया, तुम अगले ही दिन पुलिस में जाकर हमें ट्रेस करवाओगी। ये सब हम पहले झेल चुके हैं, चुपचाप कैश निकालो। बॉस ने उत्तेजित होकर कहा, हाँ तो फिर आप बताइए कैसे दूं मैं आपको पैसे? अरे अभी के लिए जितना तेरे पास है पैसा सब दे दे। मैं आपको पैसे देने से मना नहीं कर रही हूँ, पर प्लीज आप मेरी मजबूरी तो समझिए। इस डिजिटल टाइम में कैश कौन कैरी करता है भला? ये सुनकर उन नकाबपोशों के बॉस का दिमाग खराब हो जाता है और वो संध्या के बाल पकड़कर कहता है, तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ छोटे, तूने सही कहा था, यह बहुत खूबसूरत है। चल अपना मेहनताना इसके शरीर से वसूल करते हैं। जाओ दोनों साइड में खड़े हो जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा। बॉस पर आपने तो बोला था हम पैसे लेने आए हैं, आपको नहीं लगता कि पैसे लेके चुपचाप कट लेना चाहिए? अच्छा रहेगा, फालतू झंझट क्यों लेना? छोटे वाले ने डाउट में बोला, बट इतनी रात को ऐसी हालत में
एक अकेली जवान लड़की का मिलना नसीब वालों का ही होता है। अरे अपने नसीब की इज्जत करो। जा जाओ, तुम दोनों वहां जाओ और मुझे इसकी बॉडी को एंजॉय करने दो। इसके बाद तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर तुम दोनों भी एंजॉय कर लेना। अब संध्या पहले गिड़गिड़ाई और फिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन संध्या का एक हाथ डिस्लोकेट हो चुका था। वो दर्द से बेचैन और मजबूर थी। बाकी दोनों नकाबपोश वहां से निकल जाते हैं और उसका बॉस पहल करता है और संध्या की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, ओए मेरी कोई गलती नहीं, आए तुम हो ही इतनी जवान और खूबसूरत। और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देखो भैया, प्लीज रुक जाओ। आप जो करने जा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा क्राइम है। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं किसी से मंगवा लेती हूँ, आपको मिल जाएंगे पैसे, प्लीज। संध्या गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैवानियत जाग उठी थी। संध्या जोर से चिल्लाई, कोई है? प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। संध्या की स्ट्रगल के बावजूद वो उसे बाहर खींचता है और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। दूर हट जाओ, प्लीज समवन हेल्प। उस आदमी ने जब संध्या का टॉप खींचा तो उसका टॉप एक तरफ से फट गया। संध्या का एक हाथ हिल ही नहीं रहा था, लेकिन वो दूसरे हाथ से उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। संध्या का शोल्डर और बैक अब नंगा था और उसकी कोमल और खूबसूरत स्किन को देखकर उस आदमी की नीयत पल दर पल और खराब होती जा रही थी। बढ़कर उसने संध्या की पीठ पर अपना मुंह रखना चाहा। तभी अचानक हवस के नदी में गोता लगा रहे उस आदमी के कंधे को किसी ने पकड़ा और इस तरह खींचा कि वो उछल गया और हवा में लहराते हुए लगभग 3 मीटर दूर ऐसे जाकर गिरा जैसे वो कोई खिलौना हो, और उसके मुंह से चीख निकल गई। संध्या ने मुड़कर देखा कि उस आदमी के आगे के 2 दांत टूट गए थे। इतनी देर में बाकी दोनों चोर भी वहां पहुंच गए और ये माजरा देखकर हैरान थे। अरे बॉस को जिस आदमी ने खिलौने की तरह उछाल दिया, वो तो हमारी चटनी ही बना देगा। इससे पहले वो तीनों कुछ समझ पाते और करते, उनके सामने एक ब्लैक हुडी टी शर्ट और व्हाइट जीन्स में एक लड़का जो सुपर हीरो की तरह खड़ा था। उसने उन्हें घूम कर देखा। उसने अपना चेहरा हुडी के कैप से ढक रखा था, लेकिन उस अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी। ये हुडी वाला और कोई नहीं, विधान था। अपनी नई पहचान के साथ एक सुपर हीरो की तरह उसमें एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर बाकी दोनों ने पहले ही हथियार डाल दिए, पर विधान ने भागकर उन्हें पकड़ा और उनका भी वही हश्र हुआ जो अभी अभी उनके बॉस का हुआ था। टूटे हुए दांत और फटे हुए कपड़ों में वो जख्मी गीदड़ की तरह सर झुकाए खड़े थे। भड़क कर विधान ने कहा, तुम लोग जिस काम को अंजाम देने जा रहे थे, उसके लिए मैं इसी वक्त तुम तीनों को मौत की सजा दे सकता हूँ, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पर याद रहे, हर बार ऐसा नहीं होगा। ये कहकर विधान ने जैसे ही उनका कॉलर छोड़ा और बोला, चलो दीदी के पैर छुओ और माफी मांगो। तीनों ने जल्दी से संध्या के पैर छुए और दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे शेर को देखकर लोमड़ी भागती है। ये सब संध्या के लिए एक सपने जैसा था, और फिर उस लड़के को धीरे से अपनी तरफ बढ़ता देख संध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। पास आकर वो लड़का बोला, मैम आप ठीक तो हैं? उसने अभी भी अपना चेहरा हुडी से ढक रखा था, लेकिन संध्या क्या बोलती? ये लड़का तो उसके लिए एक मसीहा बनकर आया था। क्या विधान का चेहरा संध्या देख लेगी? क्या संध्या नकाबपोश के प्यार में गिरफ्तार हो जाएगी?